नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर पर। आज हम पूरा समझेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर होता कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति में अगर आपको कैसे देख कर कैसे पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, क्योंकि ऐसे कोई बाहरी सिम्टम्स बहुत कम दिखाई पड़ते हैं जिससे हम ये पता लगा पाए कि ये व्यक्ति जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा हुआ है। जैसे अगर हमारे पास क्या होता है, जैसे अदर बीमारियां होती हैं उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता चल जाता है आसानी से। बट कुछ ऐसे डिजीज हैं जो बाहर से नहीं दिखाई देते बट अंदर से होते हैं, यानी वो जेनेटिक होते हैं, जिनका हमारे पास कोई अभी तक वो मैं मानूं तो इसका कोई एक सफल इलाज नहीं बना हुआ है। जैसे हमारा HIV का एक डिजीज है, उसी तरीके से हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका अभी तक कोई एक फाइनल इलाज नहीं बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं धैर्य बना के पूरा एक एक करके। पहले क्या है, देखिए बेसिकली आपका जेनेटिक डिसऑर्डर मेनली 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा, मेंडेलियन डिसऑर्डर किस लिए नाम रखा गया है, क्योंकि मेंडल ने, आप सभी जानते हैं, मेंडल ने लॉ जो दिया था, 3 लॉ दिए थे, उन्हीं तीनों लॉ को ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं। फर्स्टली मेंडेलियन disorder. These are mainly determined by the alternation or mutation in the single gene. These disorders are transmitted to the offspring on the same lines we have studied in the principle of inheritance. मतलब जैसे हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेंडल ने जो भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पे जो भी रूल दिए थे, उस रूल को ये कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, एज इट इज फॉलो करते हैं। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर करते हैं। और ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, यानी कि आप ये कर सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यूसली ये ट्रांसफर होता रहता है। कुछ में ऐसे होते हैं जैसे इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो वेक्टर कवर करती हैं, और जो इसका करेक्टर जिसमें दिखाई पड़ेगा वो आपको मेल्स में दिखाई पड़ता है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है। पहला जैसे हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया इज ए रेयर डिसऑर्डर इन विच द blood does not clot in the typical way because it does not have enough blood clotting protein. इसमें होता है, जैसे हीमोफीलिया में क्या प्रॉब्लम होती है, अगर कोई व्यक्ति जैसे हीमोफीलिया से ग्रसित है ना, तो उसके ब्लड में जो प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि ग्लोबिन प्रोटीन वगैरह की, इसमें कमी होती है, यानी एक प्रॉपर वे में नहीं होता है ना। जैसे हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए जो एक प्रॉपर प्रोटीन वर्क करता है, वो प्रोटीन यहाँ पर एब्सेंस होते हैं या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। परिणाम ये होगा, इफ यू हैव हीमोफीलिया यू माइट ब्लीड फॉर ए लॉन्गर टाइम आफ्टर इंजरी। भाई जाहिर सी बात है, अगर हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, परिणाम ये होगा कि हमें चोट या इंजरी होने पर वो कंटिन्यूसली बहता रहेगा, और परिणाम स्वरूप इसके गंभीर परिणाम दिखाई पड़ सकते हैं। समटाइम्स में कुछ केसेस में आपको डेथ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था आपका हीमोफीलिया। आई होप क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टिक फाइब्रोसिस। ये क्या है भाई, क्रिस्टिक फाइब्रोसिस काजेज म्यूकस टू बिकम थिक एंड स्टिकी, है ना। एज म्यूकस बिल्डअप इट कैन काजेज ब्लॉकेज, डैमेज और इन्फेक्शियस इन द अफेक्टेड ऑर्गन्स। अगर हम बात करें आपकी क्रिस्टिक फाइब्रोसिस की, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमारे लंग्स में, हमारे यहाँ पर कुछ म्यूकस पाए जाते हैं, हमारे स्टोमक में म्यूकस जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, एक लिक्विड पाया जाता है। ये क्या हो जाती है, स्टिकी हो जाती है, थोड़ा सा चिपचिपी हो जाती है, यानी गाढ़ापन इसमें आ जाता है। कंडीशन ये होता है कि भाई जब कोई चीज गाढ़ापन आ जाएगा, एक लिक्विड फुल, जैसे हमारे एक बाइक में क्या करते हैं, हम मोबिल को बराबर पलटी मरवाते हैं। क्यों मरवाते हैं, क्योंकि वो मोबिल गाढ़ा हो जाता है, वो प्रॉपर इंजन में जाकर अगर उसको नहीं पलटी करवाएंगे तो हमारे बाइक के इंजन को क्या करेगा, वो ब्लॉकेज कर देगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। ये जो स्टिकी फ्लूइड होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन को, ये हमारे लंग्स को जाकर ब्लॉक कर देता है, यानी कि उसमें से जो सर्कुलेशन होता है वो प्रोसेस सीधे ब्लॉक होगा, और परिणाम ये होगा कि वो ऑर्गन अपनी पूरी तरह क्षमता से वर्क नहीं कर पाएगा, और परिणाम ये होगा कि वो ऑर्गन डैमेज हो चुका होगा, डैमेज हो जाएगा। क्लियर है, ये होता है क्रिस्टिक फाइब्रोसिस। आगे हम बात करते हैं, तो हमें लगता है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बात करें फिर, हाँ इसमें क्या कह रहा है, फिर देखते हैं। एज म्यूकस बिल्डअप काजेस ब्लॉकेज, डैमेज, इन्फेक्शंस, अफेक्टेड ऑर्गन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है सिकल सेल एनीमिया। नाम से क्लियर है, सिकल सेल एनीमिया इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये जब ये डैमेज होता है, जब इसमें प्रॉब्लम आती है, इसका आकार ही बदल जाता है, इसका शेप ही बदल जाता है। देखते हैं क्या है।
Red blood cells are usually round and flexible, so they move easily through blood vessels. In sickle cell anemia, some red blood cells are shaped like sickles. हमने बताया वही सारी चीजें हैं, है ना? These sickle cells also become rigid and stick, which can slow or block blood flow. भाई जाहिर सी बात है, उसके ये भी ब्लड, इसमें ब्लड सेल्स क्या होती हैं, हमने देखा कि इसके पहले वाले में वहां म्यूकस अपना गाढ़ा हो जा रहा था, यहाँ पर रेड ब्लड सेल ही स्टिकी हो जाती हैं, गाढ़ापन इसमें आ जाता है, और ये पूरी क्षमता के साथ फ्लो नहीं कर पाती हैं। भाई जब कोई भी ब्लड हमारी बॉडी में, अगर ब्लड पूरी क्षमता के साथ फ्लो नहीं कर पाएगा, परिणाम ये होगा कि वो भी अपना पूरे वर्क के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ वर्क नहीं कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है कलर ब्लाइंडनेस। ये क्या है भाई? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कलर विजन डिफिशियंसी मेक इट हार्ड टू टेल द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर कोई व्यक्ति आपका कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, उसमें आपको एक कॉमन चीज जो दिखाई पड़ेगी, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को ग्रीन और रेड कलर में आपको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसको कलर ब्लाइंडनेस की वो प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो उसको रेड में ग्रीन दिखता है, ग्रीन में रेड दिखता है। ऐसे पर्सन को हमेशा रेलवे में या फिर पायलट के रूप में नहीं रखा जाता, क्योंकि भाई वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, कहीं सिग्नल रेड दिया जाता रहा है तो कहीं वो ग्रीन समझ के आगे बढ़ जाएगा, तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा एक तरफ से। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ मेक्स ब्लू एंड येलो लुक द सेम। और भी आपको ब्लू और येलो में उसको फर्क नहीं दिखाई देता, लगभग उसको सेम ही दिखता, ब्लू दिखाओ चाहे येलो दिखाओ, उसको लगभग सेम दिखाई पड़ेगा। इन रेयर केसेस पीपल हैव कंप्लीट कलर विजन डिफिशियंसी। कुछ ऐसे केसेस भी देखा जाता है कि उनमें किसी भी कलर को आप कह सकते हैं कि वो डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है इसमें कलर को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आगे, विच मीन्स दे डू नॉट सी कलर एट ऑल। वो पूरी कलर को एक अपनी क्षमता के साथ नहीं देख सकते। जैसे एक कॉमन पर्सन जो होता है वो हर एक कलर को आसानी से देख सकता है, डिसाइड कर सकता है, बट इसमें ऐसी कंडीशन, ऐसी बात नहीं है। वो व्यक्ति पूरी क्षमता के साथ या पूरी अपनी इफिशियंसी के साथ वर्क नहीं कर सकता। ठीक ठीक है, आगे हम बात करें। नेक्स्ट है PKU, है ना, यानी फेनिल कीटोन्यूरिया। ठीक है, is an inborn error of metabolism that result in the decreased metabolism of the amino acid and phenylalanine change into the tyrosine। इसमें क्या होता है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन तो होते हैं तोड़ने फोड़ने का काम, यानी कैटाबॉलिज्म हो चाहे वो एनाबॉलिज्म हो, ठीक है, दोनों को मिलाकर ही हम एनाबॉलिज्म का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इन दोनों में जो अमीनो एसिड बनाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, यानी प्रोटीन डाइजेस्ट होकर किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। इसी प्रक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है, यानी प्रोटीन कंप्लीटली रूप से अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। परिणाम ये होगा कि हमें PKU जैसी बीमारी हो सकती है, और ये पूरी तरीके से साथ आप ये कह सकते हैं हमारा किडनी भी इनको पूरी तरीके से मूव आउट नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा है थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या भाई, देखते हैं एक बार, चलो। हाँ, थैलीसीमिया is an inherited blood disorder that affects your body ability to produce hemoglobin and healthy red blood cells। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपको थैलीसीमिया में ये देखने को मिलेगा कॉमन फीचर कि जो हमारी बॉडी है वो, उसकी जो आरबीसी प्रोड्यूस करने की क्षमता है उसमें ही गिरावट आ जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में जो आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट को प्रोड्यूस करने की क्षमता में गिरावट हो जाएगी। परिणाम ये होगा कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की संख्या गिर जाएगी, है ना, और हीमोग्लोबिन की संख्या गिरेगी तो आप स्वयं जान रहे हैं कौन सा डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा है, यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। आगे बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ क्रोमोसोम से उत्पन्न होने वाली जो भी डिसऑर्डर्स हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑन द अदर हैंड are caused due to the absence or excess of or abnormal arrangement of one or more chromosome। इसमें देखिए सिंपल सी बात है, परिणाम ये होगा इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा ये तो बढ़ जाएगा ये तो घट जाएगा। क्लियर है, या तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या एक क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी। ठीक है, पहला इसमें है आपका डाउन सिंड्रोम। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशन कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी। एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो डाउन सिंड्रोम में जो हमारी बॉडी में 23 पेयर टोटल क्या होते हैं, है ना, 23 पेयर आपके होते हैं क्या, आपकी क्रोमोसोम, है ना।
इसमें जो 21 नंबर का क्रोमोसोम पेयर होता है, यहाँ पर बात करते हैं 21 नंबर का जो पेयर होता है, इसके साथ 21+1 एक और आकर क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ये, यहाँ 21 22 हो गया, उसके बाद 22 20 सॉरी ये तो नहीं है भाई, +2 है ना, यहाँ पर नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन हाँ 21 तो 22 हो गया, 22 23 24 25 26। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पर 21 नंबर पर आने वाली है। फिर क्या होगा कि हाँ इसको हम ट्राइसोमी बोल लेंगे, जब दो जहां पर एक पेयर था, एक पेयर के साथ उस पर एक और आके ऐड हो जाता है, इसको हम ट्राइसोमी बोलते हैं। क्लियर है? दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड लाइंग डाउन है ना, इन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, 1866 में बताते हैं। ठीक है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इन शॉर्ट स्टैचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, उसमें क्या आपको देखने मिलेगा, लक्षण ये है उसका कि उसके छोटे हेड दिखेंगे, यानी सर का साइज उसका छोटा होगा, फरो टंग है ना, पार्सली ओपन माउथ वगैरह पूरा सही से नहीं खुलता है। ठीक है, पाम इज ब्रॉड, हथेली बहुत चौड़ी चौड़ी होगी। फिजिकल साइकोमोटर है ना, सोच के यानी कि उसके साइकोमोटर यानी कि उसके सोचने समझने की क्षमता में कमी देखने को मिलेगी। और मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड, यानी कि पूरी तरीके से मानसिक विकास नहीं हो सकता, यानी आप ये कह सकते हैं मानसिक मंदता से वो व्यक्ति सफर करता है। ठीक है, मानसिक मंदता से तात्पर्य ये है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से कंप्लीटली रूप से वो डेवलप नहीं होता है। आगे नेक्स्ट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, है ना, इसमें क्या है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो काज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक एक्स एक्स तो होता ही है, या फिर एक्स वाई हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, इसके साथ एक एक्स क्रोमोसोम और आके ऐड हो जाता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में, और परिणाम आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक दिन बढ़ चुका, यानी 46 से नंबर कितना हो चुका, 47 हो चुका। ये देखिए 46+1 = 47। ठीक, सच एज इंडिविजुअल्स हैज ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, ऐसे व्यक्ति में, ऐसे लड़कों में क्या आपको थोड़ा सा मैस्कुलिन यानी फीमेल जैसा बिहेवियर डेवलप हो जाता है, यानी फीमेल जैसा उसका थोड़ा सा करेक्टर हो सकता है। ठीक है, सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, ऐसे जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनमें नपुंसकता जैसी लक्षण भी क्रिएट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। आगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, सच ए डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा, 46 होता है, -1 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी इसमें एक आपको एब्सेंस मिलेगा, यानी एक आपको जो क्रोमोसोम था वो एब्सेंट हो जाता है, दैट इज 45, यानी एक्स के साथ 0, यानी एक्स एक्स होना चाहिए या फिर एक्स वाई होना चाहिए, बट इसके साथ 0 होता है, यानी कि यहाँ पर एक एब्सेंट होता है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, यानी जिसको हम बंधता के नाम जानते हैं, या फिर बांझ बोला जाता है गांव की भाषाओं में या सिंपल भाषाओं में। आल्सो लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, और आप में इनमें जो एक महिला का जो एक करेक्टर होता है, एक महिलाओं का जो लक्षण होता है वो आपको कंप्लीटली रूप से दिखाई नहीं देगा, यानी वो सारी चीजें जो लक्षण हैं इसमें आपको अब्सेंस दिखाई देगा। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ तक। आगे देखते हैं, तो आ, आ, बस बस आज की वीडियो बस इतनी ही। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।